हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट खत्म कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि भाई नेक्स्ट क्लास में इसी के एडवांस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर वही है लेकिन इसमें कुछ नया है। नया क्या है? एडजस्टमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बेसिक नॉलेज होने चाहिए। किसके? एडजस्टमेंट के बारे में, कि होता क्यों है, होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरतें हैं इसकी, उसके बारे में देखिए ज़रा। अभी तक हमने जो सीखा कि भाई हम लोगों को एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसी के साथ साथ क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। फिलहाल ये सोल प्रोप्राइटर की हम लोग बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पे, यानी कि प्रोप्राइटरशिप की बेसिस पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें कैश फ्लो भी होता है, उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग जो पढ़े उसी की बात कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें बनाते हैं और इसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है, क्या मकसद होता है बनाने का। तो मेन मकसद होता है कि हमें ये पता चल सके कि हमने जो पूरे साल बिजनेस करा है उसमें प्रॉफिट क्या हुआ है हमारे बिजनेस में, या अगर लॉस हुआ है तो लॉस क्या हुआ है। दूसरा चीज, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरों से कंपैरिजन भी करते हैं, मतलब दूसरे या फिर अपने ही पिछले डेटा से कंपैरिजन करते हैं कि भाई इस साल अगर 2020 में ये पोजीशन है, 2019 में हमारा कैसा था, 2018 में कैसा था। ऐसा हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर और कंपैरिजन भी करते हैं। मैंने कहा ना कि और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो पढ़ा उसी की बात करें। कंपैरिजन करते हैं कि भाई पिछले साल इसी ड्यूरेशन में हमने इतना प्रॉफिट अर्न करा था, इस साल कम हो गया, वजह क्या, उसको एनालाइज करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में हम अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। पक्की बात है। और ये काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। खैर, अब जब हम ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअल में क्या हुआ या लॉस क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये तो तभी पता चल पाएगा जब हम लोग उस साल के सारे फिगर्स को अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करें। तो मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम सारे फिगर्स को, एग्जैक्ट फिगर्स को हम क्या करें, उसमें इनकॉर्पोरेट करें, शामिल कर ले, तभी पता चल पाएगा कि भाई क्या एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब क्या है, जैसे कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो क्लोज होता है, फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर का लास्ट डेट होता है। पक्की बात है। और 1 अप्रैल ये आपका स्टार्टिंग डेट होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, 2020 हम इसकी बात कर रहे हैं। बिजनेस शुरू कब का था मतलब नहीं है, हमारा ओपनिंग जो था 1 अप्रैल 2019, यानी कि कैलेंडर ईयर का जो ओपनिंग डेट होता है, इस डेट की बात कर रहे हैं हम लोग, और क्लोजिंग डेट की बात कर रहे हैं। पक्की बात है। हमने एक इंश्योरेंस करवाया था, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा। हमने मशीन का इंश्योरेंस करवाया था भाई। एक मशीन हमने फॉरेन से इंपोर्ट करवाया, बहुत महंगी मशीन थी, तो उसका हमने इंश्योरेंस भी करवा लिया कि भाई बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो बहुत मोटा लॉस हो जाएगा, उससे बचने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया। इसका जो इंश्योरेंस का टाइमिंग था, मशीन हमने परचेज किया था इसको 1 जून 19 को, और हमने इसका इंश्योरेंस भी इसी डेट को करवा लिया था इंश्योरेंस। और इसके लिए हमने पेमेंट किया था 1 लाख रुपए का पॉलिसी अमाउंट, 1 लाख रुपए का। भाई करोड़ों की मशीन थी तो 1 लाख का प्रीमियम कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। ठीक है।
ये जो प्रीमियम था ये कब तक के लिए वैलिड था? ये था 31 मई 2020 के लिए, 1 साल के लिए होता है, पक्की बात है। तो 31 मई 2020 तक के लिए ये वैलिड था, यानी कि हमने जो पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, ये कुछ इस साल का पार्ट होगा और कुछ अगले साल का पार्ट होगा। समझना जरा, इस साल कब से कब तक, मैं इसको साइड कर रहा हूं थोड़ा। इस साल कब से कब तक भाई? अगर ये आपका स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट है तो 1/4/19 और ये 31/3/20, यही तो है। हमने अगर इंश्योरेंस करवाया है 1 जून को, 1 जून 2019, मतलब कि इस साल कितने टाइम पीरियड के लिए हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट ले रहे हैं? तो जून से लेकर अगले साल के मार्च तक, यानी कि कितने टाइम के लिए भाई? देखिए जरा काउंट कर ले, यहां पे आपका अप्रैल का गया, मई का गया, 2 साल का गया, जून से तो स्टार्टिंग ही है, यानी कि हम इसका बेनिफिट 10 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। लेकिन हमने जैसे ही पेमेंट किया होगा, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया होगा क्या? टू इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का भाई? 1 लाख रुपए का। लेकिन इसका पूरा बेनिफिट हम लोग इस साल में नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। जितने आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया होता है, उनको हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। और उनको एडजस्ट करने के लिए भाई ऑटोमेटिक तो एडजस्ट नहीं हो जाएगा ना अकाउंट से, यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें करना होता है। और किसी भी अकाउंट्स में किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज, पक्की बात है। और कैसे होगा, क्या होगा, समझे जरा। अब देखो ना, आप खुद बताओ कि 1/4/19 से लेकर 31/3/20 तक का फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, ठीक है। हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था वो हमने लिया कब? जून में। हमने लिया कब? जून में, 1/6/19 को। और ये वैलिड कब तक होगा? ये वैलिड होगा आपका कब? 31/5/20 तक। यानी कि इस साल तो हम 10 मंथ्स के लिए यूज कर रहे हैं, इस साल में 10 मंथ्स के लिए हम इसके बेनिफिट को यूज कर रहे हैं, और अगले अकाउंटिंग पीरियड में 2 महीने के लिए हम इसका बेनिफिट यूज कर रहे हैं, पक्की बात है। तो टोटल पैसा हम इसी साल क्यों दिखाएं? एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंस के हिसाब से नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, याद होगा। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जिस साल का खर्चा है या जिस खर्चे का बेनिफिट हम जिस साल में ले रहे हैं उसी साल में खर्चों को भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम इस साल 10 महीने का ले रहे हैं तो 10 महीने का ही पैसा हम इस साल दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट कैसे होगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाएंगे तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं टू इंश्योरेंस, यहाँ पे हम लिखते हैं टू इंश्योरेंस, हम लिखते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अभी नहीं लिखेंगे, हम 1 लाख को अंदर ही रखेंगे, अंदर वाले कॉलम में, और कहेंगे कि भाई 10 साल का तो 10 महीने इस साल बेनिफिट लेंगे और 2 महीना अगले साल, यानी कि 2 महीना क्या है एक्स्ट्रा हमने इसी साल में एडवांस में दे दिया है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड है। और प्रीपेड यानी कि इस साल का खर्चा नहीं अगले साल का है, तो यहां से निकाल भी खर्चा, लेस कर देंगे हम लोग क्या? प्रीपेड के नाम से कितना भाई? 2 महीने का कैलकुलेट करें जरा, 1 लाख इंटू 2/12, तो आ जाएगा टोटल आपका 2 महीने का एग्जैक्ट फिगर क्या होगा देखें, 1 लाख इंटू 2/12 इक्वल्स टू 16,667।
ये आया इस साल का, सॉरी अगले साल का। तो 10 महीने क्या, इसमें से अगर आप लेस कर दे 1 लाख माइनस 16,667 यानी कि 16,667, तो आ जाएगा आपका बैलेंस क्या। इस साल हम लोग पहले लेस कर दे, इतना आएगा कितना, अब ये 83,333। समझ में आई क्या बात। तो ऐसे जो पॉइंट्स है, ऐसे जो खर्चे हैं, इनको हम लोग प्रीपेड एडजस्टमेंट बोलते हैं, और ये जो था हमारे क्या था, प्रीपेड था, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ हो सकती है, जैसे भाई हमने सैलरी देना था एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने एम्प्लॉयज़ को, मैंने सैलरी देने में लेट कर दिया, मार्च ख़त्म, मार्च की सैलरी 31 मार्च वाली देना था हमें, हमने इसका पेमेंट किया। भाई ऐसा तो नहीं कि साल क्लोज हो रहा है चलो 31 से पहले ही दे दे, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि या तो ये विद इन 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा पेमेंट, या फिर विद इन 10th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि 10 तारीख से पहले या 7 तारीख से पहले, ये डिपेंड करता है एज पर द वेजेस एक्ट। अभी जो नया वेज कोड आ गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था, उसके बेसिस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कब पेमेंट होगा वेजेस का, ठीक है ना। खैर, तो अब अगर इसका पेमेंट, मार्च का पेमेंट अगर हम 7 अप्रैल 20 को हम कर रहे हैं, कौन सा भाई, मार्च 19 का पेमेंट, सॉरी मार्च 20 का पेमेंट हम अप्रैल 20 को कर रहे हैं, 7 अप्रैल को, तो क्या ये खर्चा हम फाइनेंशियल ईयर 1/4/20 से जो आपका चलने वाला है 31/3/21 तक, इसमें दिखाएंगे या फिर इसमें दिखाएंगे, ऊपर वाले में कौन सा भाई, 1/4/19 से 31/3/20 वाले में। भाई था तो इसी का ना मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस साल में इसका हमने बेनिफिट लिया खर्चा भी उसी साल में दिखाओ। तो जो एम्प्लॉय था जिसको हमने पेमेंट करना है, उससे हमने काम तो इसी साल लिया ना, तो खर्चा भी इसी साल में दिखाना पड़ेगा। तो जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखें यहाँ पे, जब हम लिखेंगे यहाँ पे फिर क्या, टू सैलरी, सपोज सैलरी हमने देना था 10,000 रुपये का, 11,000 रुपये देना था, लेकिन अभी 1 महीने का बाकी है, तो हम यहाँ पे ऐड करें कि भाई एक अभी खर्चा बाकी है, ऐड करो क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 1,000, टोटल कितना हो जाएगा, 12,000। पक्की बात है। तो इन सब को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, और इनके लिए जो जर्नल एंट्री पास होता है, देखिए जरा, हर चीज़ के लिए अलग है, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। कई सारे एडजस्टमेंट हमने पढ़ना है, आज हम लोग कुछ एडजस्टमेंट को प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले क्लासेस में, अभी 2-3 क्लासेस में यही चलेगा आपका, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, और इसको मैंने बहुत पहले आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले बोले तो 2-3 साल पहले नहीं, जब मैंने आपको जनरल प्रॉपर पढ़ाया था, तो जनरल प्रॉपर के लेक्चर 1st या 2nd में मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री के बारे में समझाया था, पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल तरीके से बताया हुआ है। फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन होता है, ये होता क्या है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हमने बिजनेस शुरू किया, स्टॉक परचेज किया सेल करने के लिए, या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारे पास या तो स्टॉक बचा हुआ है अगर हम स्टॉक में डील कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कुछ रॉ मटेरियल उसका बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। पक्की बात है। इसका जो वैल्यूएशन होता है, इसका जो वैल्यूएशन होता है, ये 2 बेसिस पे होता है, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी बोले तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कि अगर मैंने, समझेंगे, कोई सामान खरीदा था, और जब खरीदा था तो उसकी कीमत कॉस्ट थी 1,000 रुपये, लेकिन साल खत्म जब हुआ तो उसका एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि अगर इस सामान को अभी बेचा जाए तो इसका
कितने में ये रियलाइज होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू भी कई दफ़ा बोलते हैं। मैंने बोला क्या, कई दफ़ा, यानी कि हमेशा ये मार्केट वैल्यू, आप ये मत समझो कि एनआरवी और मार्केट वैल्यू एक ही है, बस समझने के लिए आपके बेसिस पे उतना ही है। जब आप सीए में आओगे, सीए कोर्स में, सीएमए कोर्स में, तो अपर लेवल पे जब आप पहुंचोगे तो इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगा। फिलहाल मार्केट वैल्यू के नाम से भी इसको जानते हैं। तो और इसकी मार्केट वैल्यू एनआरवी कब, उस समय इसका मार्केट वैल्यू था 980 रुपये। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी जाकर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो किस वैल्यू पे दर्शाए इसको, ये 980 रुपये वाले वैल्यू पे या फिर ये 1000 रुपये वाले वैल्यू पे। तो क्या बोला गया, विच एवर इज लोअर, जो छोटा हो जो कम हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे, यानी कि हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, 980 रुपये को। अगर यही अमाउंट आपका 1100 होता तो किसको हम करते, तो फिर हम कॉस्ट वाले को रिकॉर्ड करते। पक्की बात है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे दिखाते हैं, ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी समझे। इसको हम सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ भाई, क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बैलेंस शीट में दिखाते हैं किधर, एसेट साइड में, वो भी कहाँ पे भाई, करेंट एसेट के हेड में। पक्की बात है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में अंडर करेंट हेड, करेंट एसेट्स हेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक आप गांठ बांध लो एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडजस्टमेंट जो होते हैं इनको हम कैसे क्या करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाहर ही लिखे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे, एडजस्टमेंट के तौर पे। तो जो भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मतलब कि उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना है, और एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, डुअल बेसिस कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हर एक अकाउंट का दो इम्पैक्ट होगा, दो जगह पे इम्पैक्ट डालेगा। तो एडजस्टमेंट्स भी दो जगह पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहला, या तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेंगे, या फिर पहली चीज, या तो इधर पीएल में या फिर ट्रेडिंग में, और लिख लो, या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएल में दिखेंगे। और दूसरा इंपैक्ट इनका कहां पे होगा, दूसरा इंपैक्ट होगा इनका कहां पे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में दिखेंगे या एसेट साइड में दिखेंगे, डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर। पक्की बात है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो कितने जगह पे दिखेगा, मतलब ये पहले बताया हुआ मैंने, क्यों अंदर होगा, अंदर होगा तो क्या मतलब है, बाहर है तो क्या मतलब है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इट मीन्स कि ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसका एडजस्टमेंट हो चुका है, और उसमें ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस, पक्की बात है। तो अगर एडजस्टेड परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम अब दो जगह पे नहीं दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। ये अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा, क्योंकि ये परचेजेस से ऑलरेडी लेस हो चुका है। पक्की बात है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ उसका एक ही इंपैक्ट होगा, अब जहां पे भी हो, या तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। और अगर बाहर है तो दो जगह, या तो ट्रेडिंग पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में, या फिर ट्रेडिंग पीएनएल में और दूसरा तो बैलेंस शीट में जाना ही जाना है। पक्की बात है। अब नेक्स्ट देखें जरा एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि बकाया खर्चा, जो मैंने अभी आपको दिखाया सैलरी के बारे में। ये होता क्या है मैंने आपको समझाया अभी, जस्ट सैलरी का एग्जांपल देकर मैंने समझाया। ये कई तरीके से हो सकता है, ऐसे खर्चे जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जिनका पेमेंट हमने करना है। भाई हमने पेमेंट नहीं किया और अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लें तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कैश तो नहीं बढ़ेगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हमारा बढ़ा, क्या खर्चा तो हमने दिखाया लेकिन चार्ज नहीं किया, या फिर खर्चा हमने दिखाया ही नहीं इस साल में। कि अगर यहाँ जो सैलरी का एग्जांपल लिया था मैंने कि सैलरी मार्च महीने का हमने इसका पेमेंट किया है, कब इसको हमने पे किया है, अप्रैल महीने में। अप्रैल में मैंने इसका पेमेंट किया, लेकिन अप्रैल में पेमेंट किया, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मई का जो अप्रैल से मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमने इसको नहीं दिखाया, हमने इसको नेक्स्ट अप्रैल से मार्च वाले में दिखा दिया। तो इस साल खर्चा कम दिखा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लेकिन इस साल खर्चा एक्सेस दिखेगा तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो तुरंत उसको क्या कर दो, ऐड कर लो कि भाई बकाया है और कितना, जितना है वो ऐड कर लो। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, देखिए जरा ट्रीटमेंट के बारे में। पहला ऐड करेंगे इसको हम लोग, ऐड विथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, कि जिस भी एक्सपेंस की बात कर रहा है उसके साथ ऐड कर दो। अगर लिखा होता आउटस्टैंडिंग रेंट तो रेंट में हम इसको ऐड कर लेते हैं, पक्की बात है। और दूसरा क्या, सोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखेगा कहाँ भाई, सोन इन बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के तौर पे, करेंट लाइबिलिटी में आपके बैलेंस शीट में ये दिखेगा, पक्की बात है। अगर एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर में दे रखा है तो सपोज दैट कि एग्जांपल के तौर पे समझे कि आपके ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट है छोटा सा पार्ट, यहाँ पे लिखा है सैलरी 40,000 रुपये और लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 रुपये। बताए जरा, इसको हम, और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग तो है मालूम है, अब अंदर लिखने का मतलब है, अंदर लिखने का मतलब है कि ऑलरेडी एडजस्टेड है। किससे एडजस्टेड है भाई, सैलरी से ये एडजस्टेड है। तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, पीएनएल में भी नहीं दिखाएंगे। अब ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पक्की बात है। और ये कब होता है, क्यों होता है, क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ये इसलिए होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया था तो ये इसका इम्पैक्ट होता है, पक्की बात। नेक्स्ट देखे जरा, हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी मैंने अभी बताया इंश्योरेंस एग्जाम्पल लेकर, कि जो खर्चा हमने पेमेंट कर दिया एडवांस में तो हमने उसका बेनिफिट लेना है अगले साल में, और खर्चा इसी साल में पूरा दिखा दिया तो इस साल का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब समझाया हुआ है मैंने, इसलिए सीधा ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका हम लोग, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे, डिडक्ट या लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट या रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। कहाँ पे, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात हो रहा है कि ट्रेडिंग और पीएनएल में हम क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे। और दूसरा क्या भाई, सोन एज या सोन इन बैलेंस शीट
एज प्रीपेड एक्सपेंस इन एसेट साइड, कि एसेट साइड में ये दिखेगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे। पक्की बात है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉइंट, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारा एक्सपेंसेस था उसी तरीके से हमारा इनकम भी है, कि भाई मैंने अगर काम किया, कमीशन बेसिस पे मैं काम करता हूँ सपोज दैट, और मेरे को कमीशन मिलना था, तो मैंने काम तो कर दिया लेकिन उसका कमीशन मिला नहीं। पक्की बात है। और मैं जब अपना बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा बाई कमीशन। कहाँ पे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कमीशन। और इसमें मैं ऐड कर लूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग, अभी बकाया है, इसी साल का है लेकिन अभी बकाया मिला नहीं, ऐड करो भाई, ऐड करो। अदरवाइज क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा ऐड कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, चूंकि ये हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, हमने काम तो कर लिया, पैसा मिला नहीं है। क्या एसेट है या लायबिलिटी, मिलना है, एसेट है हमारे लिए, तो ये हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। पक्की बात है। नेक्स्ट देखे जरा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं क्या, अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाया हुआ पैसा या आय। अब देखो होता है क्या, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि ऐसा इनकम जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं किया, पैसा मिल गया। सपोज दैट कि एक कस्टमर आया मेरे पास में, या अपने ही बिजनेस के एग्जांपल लेकर चलूं मैं, एक स्टूडेंट आया मेरे पास और उसने कहा कि सर अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 12th का तो आप मेरे को अकाउंट्स का वीडियो तो दे ही दो, साथ ही साथ मैं ना अब अपने सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एक अलग सा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कि भाई आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया तब भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो सीए फाउंडेशन में, जिससे आपका 9 मंथ्स बच जाते हैं। तो इसने कहा कि भाई, बच्चे ने कहा, स्टूडेंट है, कि सर मैं उसी तरीके से इनरोल करवा रहा हूँ, तो आप मेरे को ना सीए फाउंडेशन का लॉ और अकाउंट, ये 2 सब्जेक्ट के आप अपने लेक्चर में को दे देना, जैसे ही मैं इनरोल करवा लूंगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई। और ये बात कब हुई, ये बात हुई मेरी बच्चे से, मेरी बात हुई 1 जुलाई 2019 को, ठीक है। लेकिन बच्चे को लेक्चर चाहिए कब भाई, 20 के बाद में, यानी कि बच्चे को लेक्चर चाहिए आपका मई में रिजल्ट आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसने, तो उसको चाहिए था कब, सपोज दैट मैं थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूँ, उसको चाहिए 10 अप्रैल 20 को। मैंने इनके पैसे तो ले लिए, मैंने इनका पेमेंट ले लिया, मैंने कहा ठीक है, टोटल आप 10,000 रुपये मेरे को पेमेंट कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स आपको एट द टाइम मिल जाएगा। किसका भाई, सीए फाउंडेशन का। मैंने कहा ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो, अब इसको बाइफरगेट करें जरा, ये आपका अकाउंट्स का मैं मान लेता हूँ कि चलो बच्चे से मैंने चार्ज किया सिर्फ और सिर्फ 3,000, जो कि होता नहीं है, 7,000 फीस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 3,000 हमने चार्ज करा, और इसके लिए 10,000 होता है, लेकिन बच्चे से मैंने चार्ज कितना करा, 7,000 ही चार्ज करा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का मैंने सिर्फ 7,000 चार्ज करा और यहाँ पे 3,000 चार्ज करा। अब देखो हुआ क्या, मैंने ये दिया बाद में है 7,000 रुपये का, और मैंने पहले ही लिख लिया,
तो इसको मैं अपने बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाऊंगा, मैं सेल इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको सेल नहीं मानूंगा और लेस कर दूंगा मैं अपने इनकम में से, सेल में से मैं इसको लेस कर दूंगा, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस के नाम पे कितना भाई 7,000 रुपये, और ये हो गया। उसी तरीके से जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, देखिए जरा किस साइड में आएगा हमारा ये, एसेट या लायबिलिटी। हमने पैसा लिया तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमने किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखा है, भाई हमने पैसा लिया तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को देना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी साइड में ये क्या दिखेगा, एडवांस रिसिप्ट या एडवांस इनकम। क्या एडवांस रिसिप्ट के नाम से यहाँ पे दिख जाएगा आपका 7,000 रुपये, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, पक्की बात है। अनअर्न्ड इनकम इसको हम बोलते हैं, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पक्की बात ना। दूसरा, अब नेक्स्ट देखे जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अब जो आएंगे टॉपिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, अब जो आएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे। आज के लिए लास्ट मैं आपका एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं। डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट है, अब एडजस्टमेंट कैसे करना है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ या मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है ये उसके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। याद होगा मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया तो मैंने बताया था कि रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। पहला क्या, बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, हम डायरेक्ट एसेट अकाउंट को क्या कर दे, उसके अगेंस्ट चार्ज कर, यानी कि एसेट अकाउंट को हर साल डिक्रीज करते जाए जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, पक्की बात है। और दूसरा क्या होता है, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट या फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, पहले वाले केस में क्या होता है कि यहां पर एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट shown in balance sheet decreases ईयर बाय ईयर, मतलब हर साल 4-10 साल कम होते जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट शोन इन बैलेंस शीट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे दो तरीका है कि जो बैलेंस शीट में हमारा एसेट की वैल्यू वो कांस्टेंट रहे और या फिर उसको हम डाउन कर दें। देखिए यहाँ पे क्या, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज शोन, कहां पे दिखेगा, विच इज इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। दूसरा तरीका होता है कि इसी प्रोविजन को हम क्या कर दे भाई, अपने एसेट से डिडक्ट कर दे, लेस कर दे। समझ में आई बात क्या। अब देखें, अब अगर कह रहा है एडजस्टमेंट में दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में समझना कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन मशीन या मशीनरी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट क्या रहेगा भाई, अमाउंट 5%, और मशीन, सपोज दैट मशीन की कीमत है 1 लाख रुपए, तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे
5,000 रुपये, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपये, ठीक है। और उसी तरीके से हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब हम मशीन लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, मशीन 1 लाख रुपये, और इसमें से लेस कर देंगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना, 5,000 रुपये, कितना है, 95,000 रुपीज़। पक्की बात है। इस तरीके से हम दिखाएंगे। पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, जब चार्ज किया जाएगा अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट एसेट, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये डेप्रिसिएशन का ये दिया हुआ है आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर। तब दूसरे केस की बात करें, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डेप्रिशिएट मशीनरी, लेकिन इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो सेम रहेगा एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम लोग 5,000 दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू डेप्रिशिएशन ब्रैकेट में क्या, मशीनरी पे, ठीक है। यहाँ पे भी मशीन दिखाना था, खत्म कहानी। बैलेंस शीट में अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दो ऑप्शन होते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन मैंने बताया कि बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज शोन इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। तो अब लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अगर पहले से अगर प्रोविजन बना हुआ होगा, और सपोज दैट कि पहले से बना हुआ था और उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपीज़ या 15,000 रुपीज़, जो भी पहले से था, उसी में हम लोग ऐड कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या भाई, डेप्रिसिएशन कितना, 5,000 रुपये, और ये आपका बैलेंस शीट में दिखेगा 20,000 से, पहला चीज। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता है कि जो हमारा एसेट है मशीनरी, इधर दिख रहा होगा कितने से, 1 लाख रुपए से, हम यहीं से लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, 5,000 रुपये, और बैलेंस शीट में दिखाते हैं 95,000 पे। इम्पैक्ट दोनों का सेम रहेगा, इम्पैक्ट दोनों का सेम रहेगा। ये आप 5,000 लेस करोगे तो ये भी इसका, यहाँ पे आप 1 लाख लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप 5,000 लिख रहे हो, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो एडजस्टमेंट एग्जैक्ट क्या हो गया, 95,000 हो ही गया, और इसको अभी कर रहे हो तो यही आएगा। तो चीज़ें समझ में। और ये तब हमने बात करी जब ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर था। तब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया तो देखे जरा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ये एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है छोटा सा, और लिखा है डेप्रिसिएशन सबसे पहले 10,000 रुपीज, उसके बाद लिखा है मशीनरी ऑन मशीन, ठीक है, मशीन की वैल्यू दे रखा है मशीनरी 10 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, यहाँ पे लिखा है 11,000 रुपये, या चलो 11,000 ही लिखा है। अब बताओ, अब इसको हम लोग कैसे, और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो क्या करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाले के बारे में कि अगर अंदर, सबसे पहली चीज, एडजस्टमेंट अगर बाहर नहीं दिया है, अंदर ही दिए रखा है कोई पॉइंट, तो उसको हम लोग सिर्फ एक जगह शो करते हैं। तो पहला हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन के नाम से, कितना भाई, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपये, खत्म कहानी। मशीनरी 10 लाख की वैल्यू है, पक्की बात है। तो अब लेकर आएंगे इधर क्या, बैलेंस शीट में मशीनरी, और इसको हम लेस नहीं करेंगे, ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम इसको लेस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, पक्की बात है। अगर अंदर लिखा है इट मीन्स कि एडजस्टेड है। प्रोविजन वाला फिगर हम चाहे तो यहाँ से प्रोविजन को लेस करें, या फिर यहाँ प्रोविजन दिखा दे सकते 11,000 से, बात खत्म। ये अंदर दिया होगा तो, मैंने सबसे टिपिकल बात आपको बता डाली। अब देखिए जरा, आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम रहा होगा, ये मेरा अनुमान होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्टली हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं आज के क्लास को वाइंड अप करने से पहले। देखिए जरा भाई, एक क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रंजन
प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। क्या क्या भाई, बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी कि ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है नीचे, ध्यान रहे अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ क्या, बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। लेकिन जब एडजस्टमेंट वाला टॉपिक हो, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन करने से पहले आपका पहला काम होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए कि एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ ले, ताकि जब आप पढ़ो क्वेश्चन बनाओ, सॉल्यूशन बनाओ उसका क्वेश्चन का, तो आपको याद रहे कहाँ क्या एडजस्टमेंट करना है। देखिए जरा क्या क्या दे रखा है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 was rupees 18,000, 18,000. Its net realizable value was rupees 15,000। कि इसकी वैल्यू, स्टॉक का जो कॉस्ट वैल्यू था वो 15,000 था, लेकिन मार्केट प्राइस जो अभी है वो कितना है, सॉरी 18,000 था, ये अभी 15,000। हम किसको रिकॉर्ड करें भी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लोअर, यानी कि 15,000। ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 400 वाज प्रीपेड, प्रीपेड है यानी कि हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे किस में से, रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव हेड कौन सा है भाई, इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में से हम लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वर क्या है, सैलरी है 2,000 का, टैक्सेस है 1,300 का, एंड डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम। सिंपल है। चले जरा आप क्वेश्चन देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। दो दो ऐसे लाइन देखे जरा, फॉर्मेट आप भी जल्दी जल्दी तैयार कर ले। चले जी, क्या बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इधर हो जाएगा आपका डेबिट, इधर हो जाएगा आपका क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब आ जाए क्वेश्चन, मैं अपने बुक में खोल लेता हूँ, आप भी क्वेश्चन को तुरंत, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर ले, जल्दी करें। चलिए जी, क्वेश्चन मेरा खुल चुका है सामने, आप भी देखे जरा। सबसे पहले क्या दे रखा है, कैपिटल, कैपिटल छोड़ दो, ड्राइंग छोड़ दो, परचेजेस, तो टू ओपनिंग स्टॉक डाल लेंगे सबसे पहले हम लोग, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए स्पेस छोड़ लेते हैं थोड़ा सा, टू ओपनिंग स्टॉक, प्लस यहाँ पे आ जाओ क्या, टू परचेजेस, टू परचेजेस,
और इसमें से जनरली क्या होता है, लेस रिटर्न, तो ये सब स्पेस हम पहले से छोड़कर चलते हैं। उससे पहले हमें एडजस्टमेंट देख लेना होगा कि क्या परचेज से क्या क्या एडजस्टमेंट है ताकि याद रहे। इंश्योरेंस का है, सैलरी का है, टैक्सेस का है, डेप्रिसिएशन का और एक क्लोजिंग स्टॉक का। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक क्या है देखे जरा, चलो यहीं से करते हैं। ओपनिंग स्टॉक पॉइंट आउट किया जाए क्या भाई, 12,000 रुपये। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया 12,000। परचेजेस कितना है देखें, परचेजेस हो गया आपका 89,000 और परचेज रिटर्न कितना, ओहो सॉरी ये आपका नीचे आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, 4,500। ओके, तो 89,000 और लेस कर दो 4,500, ये कितना आ जाएगा 8450054, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, और सेल्स आएगा पहले, सेल्स रिटर्न होगा, तो इधर डाल लेते हैं पहले, बाई सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स कितना दे रखा है भाई, देखें सेल्स कहाँ गया हमारा, सेल्स 1,50,000 और रिटर्न कितना 2,800, 1,50,000 और रिटर्न कितना 2,800। कितना आ जाएगा इसका टोटल आपका 1,50,000 माइनस 2,800 इक्वल्स टू 1,47,200। ठीक है, और देखिए क्या है, वेजेस दिख रहा है, फ्राइट एंड कार्टेज दिख रहा है। चलो वेजेस कितना 20, फ्राइट एंड कार्टेज होगा, वेजेस हो गया 8,000 का, और क्या है, और कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक किसको कंसीडर किया जाए, 18,000 रुपये को या 15,000 रुपये को, याद है ना, विच एवर इज लोअर, और लोअर क्या हमारा 15,000। तो आज अभी पहले तो इधर का देख लेते हैं, वेजेस डालते हैं, टू वेजेस कितना था 8,000 रुपये, टू फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड, कितना था भाई फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड 20,000 रुपये। और बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 15,000। जरा टोटल ऐड करें, 1,47,200 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 1,62,200। यही आना चाहिए आपका इधर का भी। देखिए जरा डिफरेंस कितना आता है, माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 84,500, माइनस कर देंगे 20,000 और माइनस कर देंगे 8,000, तो आ जाएगा कितना 37,700। और ये क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्की बात है, आओ भाई अब इधर क्या डालेंगे, बाई जीपी, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना 37,700। पक्की बात है। अब खर्चे देख लेते जरा क्या क्या है, पहले इसको हटाया जाए, जिसको हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, काम हो चुका है। अब दोबारा से पॉइंट आउट करते हैं जो पीएनएल का पार्ट है, और कलर थोड़ा अलग रखते हैं, ध्यान रहे। क्या क्या देखे जरा भाई, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, याद होगा, एक तो ये रखना है आपको ध्यान में। ओके, और ट्रेड एक्सपेंसेस, टैक्स एंड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट और सैलरी। पक्की बात है, ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम डाल लेते हैं कि अपना ट्रेड एक्सपेंसेस, और भाई देखे जरा, टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है, देखो मैं बुक में देख ले रहा हूँ इसका अमाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या था देखे जरा, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद में टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस देखें, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है भाई अमाउंट इसका, टैक्स एंड इंश्योरेंस का 1,300, 1,300। क्यों अंदर लिखा हमने भाई,
देखे जरा, एडजस्टमेंट में कुछ बाकी था, टैक्सेस 1300 अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते थे, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम करेंगे क्या, ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग, ओ बाई एस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, चलो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, पहले का बकाया है टैक्स 1300 रुपये का, टोटल आ गया 2600। और देखिए एक और चीज़ एडजस्टमेंट में है, इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 400 वाज प्रीपेड, 400 का इंश्योरेंस पहले से हमने दिया हुआ है, तो लेस कर देंगे हम कितना, प्रीपेड, प्रीपेड को हम लेस करते थे ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, और दोनों एक साथ, इसलिए हमने टैक्स और इंश्योरेंस दोनों का काम करा। देखिए टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना, 400, कितना आ जाएगा आपका 2200। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटरेस्ट, तो बाई इंटरेस्ट, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया हुआ, बाई इंटरेस्ट कितना 3500। ओके, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट के बाद में एडवर्टीजमेंट कितना है 2400 रुपये का, तो टू एडवर्टीजमेंट 2400। ओके, उसके बाद सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न क्रेडिट डेटर्स बिल्स पेबल, सैलरीज। अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट था क्या, हाँ डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बाकी है, और सैलरी का भी 2000 बाकी है, तो टू सैलरीज कितना, सैलरी भाई टोटल अमाउंट 8000 रुपये, सबसे नीचे 8000, ओहो पहले इसमें एडजस्ट भी करना है ना, तो 8000 प्लस कर देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2000 रुपये का, टोटल कितना 10,000 रुपये, पक्की बात है। और एक और चीज़ रह रहा है क्या, टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना है भाई, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, किस रेट से करना है, हमें करना है 2% के रेट से, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए जरा, बिल्डिंग का अमाउंट क्या था, बिल्डिंग का अमाउंट है 2,20,000, ये रहा 2,20,000 का 2%, यानी कि 22 दूना 40, 4400 आ जाएगा, 2,20,000 इंटू 2/100, देखा जरा, 2,20,000 इंटू 2%, 4400, पक्की बात है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हो गया, और कुछ आई डोंट थिंक कि छूट रहा है हमारा, देखते हैं अब आगे टोटल किया जाए इसका, टोटल देखे जरा कितना आ रहा है, कितना था 37,700, 37,700 प्लस 3,500, 41,200, 41,200, यही इधर आएगा, और जो डिफरेंस आएगा आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। लेस कर दें 41,200 में से हम लेस करेंगे, सबसे पहले कितना 2,000 माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो, फिर 2,200 माइनस कर दो, 2,400 माइनस कर दो, 10,000, और फिर माइनस कर दो 4,400 इक्वल्स टू आ जाएगा 20,200। तो टू नेट प्रॉफिट जिसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, कितना 20,200, सिंपल है। अब बैलेंस शीट की बारी आती है, चलो इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं, मिटाने का कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट देखे जरा, देखें बैलेंस शीट, सबसे पहले कैपिटल दे रखा है राजन का, तो अभी कैपिटल कितना दे रखा है इसका 2,90,000, प्लस कर देंगे इसमें हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट हमें 20,200 था ना,
कैलकुलेटर में सामने मेरे 20,200 प्लस कर दे 2,90,000, 2,90,000 इक्वल्स टू 3,10,000, कितना भाई 3,10,200। और इसमें से हम लेस करेंगे क्या, इसमें से हम लेस करेंगे क्या, ड्राइंग्स देखे जरा है क्या, ड्राइंग्स क्या है 7,600 तो आ जाएगा कितना, लेस कर देंगे 7,600 तो 3,02,600। ओके, और क्या है, और होगा क्रेडिटर, मैं बता रहा हूँ क्रेडिटर लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्रेडिटर्स हो जाएगा, उसके बाद होगा क्या बिल्स पेबल हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग था तो आउटस्टैंडिंग क्या क्या होगा देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा आपका टैक्सेस होगा, यही दो चीज़ था। सैलरी कितना था याद है 2,000, टैक्सेस कितना 1,300, बिल्स पेबल कितना देखे जरा 7,000 का, और रिसिबल है 15,000 का, चलो एक साथ दोनों कर लेते हैं। पेबल है 7,000 का और बिल्स रिसिबल है 15,000 रुपये का। ओके, क्रेडिटर देखे कितना है, क्रेडिटर है 12,000 का और डेटर है 65,000 का। चलो डेटर 65 और क्रेडिटर 12,000 का और डेटर 65,000 का, 65,000 का। ओके, और क्या है देखें, ये सब तो हो गया, चारों चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गया हमारा। और बिल्डिंग दिखाते हैं अभी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, चलो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना था और दूसरा क्या कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड हो गया आपका 1,900 और कैश एट बैंक क्या है 12,000, 1,900 और 12,000, 1,900 कैश इन हैंड हो गया और 12,000 हो गया आपका कैश एट बैंक। ओके, एनीथिंग एल्स। अब इधर से देखते हैं ज़रा, प्रीपेड कुछ है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ओके, आउटस्टैंडिंग क्या था, सैलरी था, टैक्सेस था, डेप्रिसिएशन एक है। चलो तो प्रीपेड डाल देते हैं ज़रा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 400 रुपये। और बिल्डिंग दिखाओ ज़रा, बिल्डिंग पे लेस करो डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग कितना 2,20,000, लेस कर देंगे इसमें से हम लोग क्या, डेप्रिसिएशन कितना 4,400, कितना बचेगा 2,20,000 माइनस कर दो 2% तो आ जाएगा आपका 2,15,600। और कुछ छूट रहा है क्या, देखिए ज़रा एक बारी बुक गो थ्रू कर लो। मैं स्टॉक एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये दिखाना था, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। और कुछ है क्या छूट रहा, टैक्स हो गया, डेटर क्रेडिटर पेबल्स सैलरी, चलो एवरीथिंग इज ओके। अब जरा टोटल करते हैं, हमारा टोटल कितना आ रहा है, एक बार टोटल किया जाए। देखिए जरा, प्लस 15,000 प्लस 65,000 प्लस 15,000 प्लस 1,900 प्लस 12,000 प्लस 400 इक्वल्स टू 3,24,900, 3,24,900। इधर भी इतना ही आना चाहिए, तो इधर कितना है 3,02,600 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 1,300 इक्वल्स टू 3,24,900 एग्जैक्टली। मैच करके हमारा बैलेंस शीट, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आया होगा। एक बारी सॉल्यूशन आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड P&L का स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी, उसके बाद बैलेंस शीट का और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बैलेंस शीट ये रहा आपका। अब नेक्स्ट क्लास में आज हमने 6 एडजस्टमेंट को डिस्कस करा, डिटेल में समझा, उस पर क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।